नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ। नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर कई बड़ी खबरों पर इसमें विस्तार से होगी हमारी नजर। मैं हूं शैला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया शैला। अगले घंटे में हम दिखाएंगे आपको देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होने वाली है सेमी कंडक्टर से जुड़ी हुई, कैसे ये रोजगार के नए विकल्प जो है वो सृजित करेगा। साथ ही युवाओं के साथ संवाद करने का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। बिल्कुल। और फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कई कहानियों पर भी हमारी होगी नजर। कई टॉप स्टोरीज पर नजर डालेंगे आंचल। बिल्कुल। और बात करेंगे यहाँ पर अब सीधे सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियाज टेक चिप्स फॉर विकसित भारत में होंगे शामिल। युवाओं को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के घोषणा से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज, लिए जा सकते हैं कुछ बड़े फैसले। प्रधानमंत्री आज 500 से अधिक जिलों के वंचित वर्ग से करेंगे संवाद। सामाजिक उत्थान और रोजगार पर आधारित जन कल्याण पीएम सूरज पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। हरियाणा में जेजीपी से नाता टूटने के बाद आज विधानसभा में होगा नायाब सरकार का फ्लो टेस्ट। बहुमत के लिए चाहिए 46 विधायक, जबकि बीजेपी ने 48 विधायकों के समर्थन का किया दावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। कई अहम समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। नेपाल की सियासत में आज अहम दिन। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हासिल करेंगे विश्वास मत। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में कम से कम 138 वोट की होगी जरूरत। तो नया सवेरा में आइए सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल। और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियाज टेक चिप्स फॉर विकसित भारत में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश भर के युवाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिससे देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के निर्माण को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री की इस पहल से गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा के लिए आधारशिला रखी जा रही है और इसके अलावा असम के मोरीगांव और गुजरात के साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना के तहत धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा की स्थापना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा होगा और 91,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब होगा। इन सुविधाओं के जरिए देश का सेमीकंडक्टर सिस्टम मजबूत होगा। ये इकाइयां सेमीकंडक्टर उद्योग में हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन को उत्प्रेरित करेंगी। और अरुण शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात अरुण, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। ऐसे में ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं।
बिल्कुल, ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर इस समय पर आप देखेंगे शैला, तो ताइवान, कोरिया, जापान, यूएस, इन सब की डोमिनेंस है सेमीकंडक्टर क्षेत्र के अंदर। और भारत इस बड़े लुक्रेटिव मार्केट को टैप करना चाहेगा, इसमें सेल्फ रिलायंट बनना चाहेगा। 2029 तक लगभग $1.5 ट्रिलियन का एक मार्केट साइज होने जा रहा है। अपने दर्शकों की सुविधा के लिए पहले बता दें कि आखिरकार सेमीकंडक्टर होता क्या है। दरअसल देखिए, हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है वहां से लेकर के जो स्पेस में रॉकेट्स जा रहे हैं वहां तक, और सड़कों पे जो गाड़ियां दौड़ रही है, स्कूटर्स चल रहे हैं, वहां से लेकर के जो अंडर वाटर, अंडर सी में जो सबमरीन्स होती है वहां तक, यानी कि हर जगह हम लोग सेमीकंडक्टर से घिरे हुए हैं। जरा इसको सैंपल के तौर पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रिमोट कंट्रोल का एक चिपसेट है हमारे पास में, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। ये एलईडीज होती हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन सेमीकंडक्टर्स के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और भारत इसी लुक्रेटिव मार्केट को टैप करना चाह रहा है कि कैसे हम लोग एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सके। तो ओसेट फैसिलिटीज जो होती हैं वो एक साणंद में, जिसकी जो आधारशिला रखी जाएगी, और दूसरी प्राइमरीली असम के अंदर। ओसेट का मतलब ये होता है कि यहाँ के जो फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं इसको आसान भाषा में। अगर आपके पास एक रॉ कपड़ा है और आप चाहते हैं कि शादी की थीम पार्टी के हिसाब से आपको 50 कपड़ों के एक तरह सिलवाने आपको, तो दर्जी आपको सिल करके आपके हिसाब से दे देता है। आज की तारीख में सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी वो चाहती है कि जो सेमीकंडक्टर आता है वो उनकी डिजाइन के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको डिजाइन करके दे दिया जाए, टेस्ट करके अभी दे दिया जाए। तो ओसेट फैसिलिटीज जो होती है उनका एक बहुत बड़ा मार्केट है। आप सेमीकंडक्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक होता है डिजाइनिंग, जहां पे फोकस रहता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। देखिए, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लुक्रेटिव मार्केट है, इसको असेंबली और टेस्टिंग बोलते हैं, जहां पर मार्केट की नजरें हैं, निगाहें हैं कि कैसे उस मार्केट को टैप किया जा सके। बिकॉज आज हर कंपनी चाहती है कि उसको बना बनाया सेमीकंडक्टर मिल जाए, टेस्टिंग कराओ मिल जाए, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हमको गाड़ियों के हिसाब से चाहिए तो उसकी तरफ का हमको सेमीकंडक्टर मिल जाए, टीवी का रिमोट बनाना चाहिए तो उस तरह का सेमीकंडक्टर हमको मिल जाए। तो उस दिशा में ओसेट जो असेंबली लाइंस होती है उसका बहुत उपयोग होता है। मास लेवल पर, बल्क लेवल पर हम लोग सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन कर सकते हैं। और आसाम और जो शुरू होने वाला जो ओसेट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और साथ ही डिजाइनिंग के लिए आप मान के चलिए कि धोलेरा के अंदर जो फैब्रिकेशन फैसिलिटी है, जो मेन एक तरह से डिजाइन पर फोकस रखता है, मैन्युफैक्चर करता है, जो रॉ चिपसेट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होता है, तो धोलेरा में उस प्लांट की शुरुआत होने जा रही है, जो कि टाटास का जो प्लांट रहने जा रहा है। तो इस दिशा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं आज का दिन रहने जा रहा है सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए खासतौर पर। बिल्कुल अरुण, और आपने बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाया कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि इससे रोजगार के किस तरह से नए विकल्प खुलेंगे, खासतौर पर युवाओं के लिए, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया क्षेत्र है, अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यू है आने वाले समय के लिए। देखिए, इसका नाम टेकेड इसलिए दिया गया क्योंकि अगले एक दशक के अंदर, डेकेड के अंदर टेक्नोलॉजी से हम घिरे होने जा रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर आप कह सकते हैं बहुत फोकस में रहेंगे अगले 10 सालों के अंदर। सबसे पहला स्पेस का सेक्टर, लोग स्पेस रेस बहुत ज्यादा तेज होने जा रही है अगले 10 सालों के अंदर। चाहे आप यूएस देख लीजिए, जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी स्पेस में एक तरह से एक्सप्लोर करते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, रिन्यूएबल्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहने जा रहा है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जो सोल है, जिसे आत्मा कहते हैं, वो इस तरह के जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो है। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस सेमीकंडक्टर के बिना एज्यूम नहीं कर सकते, नहीं मान सकते कि वो चल सकता है। और इसलिए इसमें ऑप्शंस इसलिए क्योंकि कई सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। मैं सुबह असम के अखबार पढ़ रहा था, चलो, उसमें मैंने पाया ऑनलाइन तरह से कि कई सारे जॉब की रिक्वायरमेंट वहां पे आनी शुरू हो चुकी है। और असम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, यानी कि देखिए पूरे आसियान कंट्रीज को अगर इकोनॉमिक और सस्ते चिपसेट्स को मुहैया कराए तो असम बहुत लुक्रेटिव जगह है। और वहां पर इस तरह के जो ओसेट प्लांट्स की शुरुआत होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि भारत एक तरह से इस बड़े मार्केट को इसी तरह से कैप्चर कर सकता है। नंबर 1 कि वो इकोनॉमिक यानी सस्ते चिपसेट्स और सेमीकंडक्टर्स प्रोवाइड करें। नंबर 2, डिजाइन के साथ में लेकर के आए, क्योंकि हम आप जानते हैं कि जब मेरी और आपकी जनरेशन है, ये वो जनरेशन है जिसने फ्लॉपी डिस्क को देखा है, सीडीज को देखा है, हार्ड डिस्क का कंप्यूटर होते थे, 40 GB की स्टोरेज हुआ करती थी। आज वो स्टोरेज कि आज हर कोई 4 TB तक की जो स्टोरेज अपनी जेब में लेकर के घूमता है, पॉकेट में लेकर घूमता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत छोटी होती जा रही है, डिजाइन पर बहुत सारा फोकस है बड़ी बड़ी कंपनियों का। और यही वजह है कि भारत का फोकस रहेगा कि कैसे नेक्स्ट जनरेशन छोटे और नैनो लेवल की जो टेक्नोलॉजी है उसको डिजाइन किया जा सके, मास लेवल में किया जा सके, और सस्ते यानी कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स को फोकस किया सके। तभी जो 70-80% का जो मार्केट शेयर है ताइवान का, यूएस का, जर्मनी का, जापान का, कोरिया का, उस मार्केट शेयर में अपनी जगह, एक बड़ी जगह बनाने के लिए भारत अब यहां से तैयार हो रहा है। बिल्कुल, तो किफायती टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ कम वक्त पर तैयार होने वाले इस तरह के टेक प्रोडक्ट्स कैसे भारत को वैश्विक पटल पर एक और नई पहचान दिलाएंगे। आगे भी लगातार इस पर चर्चा होती रही है, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को डीडी न्यूज पर हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का यह सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए DT न्यूज। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup Advisory and Support, SBI Startup Branch पे। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। PM मोदी की अध्यक्षता में उनके निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक दोपहर 12 बजे होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अब किसी भी दिन निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर देगा, लिहाजा आज की कैबिनेट बैठक को संभवतः मौजूदा सरकार की आखिरी बैठक भी माना जा रहा है। बैठक में कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग पिछले कुछ महीनों से तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर रहा है। और वहीं एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को चिन्हित करने वाले कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और देश के वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृत करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान मशीनी स्वच्छता व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों, सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और PPE किट भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के वंचित समूहों के लगभग 3 लाख लाभार्थी भाग लेंगे, जो देश भर के 500 से अधिक जिलों के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के बीच आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच MOU का आदान प्रदान और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी होगा। राष्ट्रपति आज अप्रवासी घाट और इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी संग्रहालय का भी दौरा करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगल महादेव मंदिर का भी दर्शन करेंगी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई।
मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ समेत अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सेना की परेड ने सभी का दिल जीत लिया। इस मौके पर आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मॉरिशस की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता देखने को मिली। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को उपहार स्वरूप रूपे कार्ड भेंट किया। राष्ट्रपति ने मॉरिशस विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि देने के लिए मॉरिशस का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये अवसर युवा महिलाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। Honored to receive the honorary degree of Doctor of Civil Law from this prestigious university. It will inspire all young people, particularly young women, to discover their unique passion and pursue their dreams. I thank the Chancellor of the University of Mauritius, Dr. Aitre, for this honor. और मॉरिशस से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। गिरीश, सुप्रभात आपको। तो ये जो दौरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, ये बेहद खास है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति और मॉरिशस का पुराना नाता है, और आज जिस तरह से उनकी मुलाकात होने वाली है वहां के उच्च प्रतिनिधिमंडल से, ये दिन बेहद अहम। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से लगातार भारत और मॉरिशस के संबंध और ज़्यादा मधुर होते जा रहे हैं। अगर फरवरी की बात की जाए, जब प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रुपए और यूपीआई कार्ड को लॉन्च किया था, इसी तरह से अगर पिछले 10 दिन पहले की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप और जेटी का उद्घाटन करने के साथ ही 6 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, जो कहीं ना कहीं मॉरिशस के विकास में काफ़ी सहायक होगा। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर दौरा है, और ये 3 दिवसीय इनका राजकीय दौरा है, जिसके अंदर सबसे पहले अगर बात की जाए तो कल उनको यहाँ पर एक मानद उपाधि प्रदान की गई है जो मॉरिशस यूनिवर्सिटी की ओर से। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल महात्मा गांधी संस्थान भी गई, जहां उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया, और उन्होंने खासतौर पर यह कहा कि जो भारतीय हैं उन्होंने अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है, अपनी जो संस्कृति है, उसको संजो कर रखा है। इस पर उन्होंने काफी खुशी जाहिर की। इसके अलावा कल राष्ट्रपति यहाँ के स्वतंत्रता दिवस समारोह यानी कि यहाँ के नेशनल डे में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जहां पर उनके समक्ष भारतीय नौसेना का एक दल ने भी परेड में सलामी दी, और इसके अलावा हेलीकॉप्टर के जरिए करतब भी दिखाए। और इसी तरह अगर आज की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले अप्रवासी घाट जाएंगी, जो गुलामी की दास्तां को बयां करता है, जहां पर बंधुआ मजदूरों को किस तरह से लाया गया था वो तमाम यहाँ पर दास्तां बयां करती है। वो जगह पर जिसको एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा एक स्लेवरी म्यूजियम में जाएंगी, और उसके बाद यहाँ की असेंबली में भी राष्ट्रपति दौरा करेंगे, और जिसके बाद वे यहाँ के स्टेट हाउस यानी कि यहाँ के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करने वाली हैं, जहां पर कई महत्वपूर्ण जो समझौतों पर हस्ताक्षर होने वाले हैं, जिसकी गवाह राष्ट्रपति बनेंगी। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो यहां पर दोपहर का राष्ट्रपति के साथ भोज करने के बाद राष्ट्रपति सीधा यहां से गंगा तालाब की तरफ जाएंगी, जहां पर गंगा तालाब में भगवान भोलेनाथ की 108 फीट ऊंची और 108 वहां पर शिवलिंग लगाए गए हैं, जहां पर उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम भी वहां पर जा चुके हैं। और गंगा तालाब के अंदर कहा ऐसा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने देश से लाया गंगा जल वहां पर कहीं ना कहीं डालेंगी गंगा तालाब के अंदर। बिल्कुल, तो दोनों देशों के समृद्ध होते ये जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूती पकड़ रहे हैं। कई एमओयूज भी साइन होने हैं। गिरीश, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल, और लेकिन समय हमारे पास गिरीश कम है। न्यूज़ एट 10 में हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया मॉरिशस से ये तमाम जानकारियां जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूरी यात्रा है उस पर हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हरियाणा विधानसभा की, जहां आज नायब सरकार को बहुमत हासिल करना है। जी हाँ, फ्लोर टेस्ट के लिए सुबह 11 बजे विशेष सत्र बुलाया गया। हरियाणा विधानसभा में आपको बता दें कि 90 सीटें हैं और यहाँ सरकार को बहुमत के लिए 46 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास अभी 41 विधायक हैं, जो अब निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। कल राज्यपाल से मिलकर
नायब सिंह ने 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सरकार में मुख्य चेहरा बदल गया। कल हुए बड़े सियासी उलटफेर में बीजेपी और जेजेपी का नाता टूटा। मनोहर लाल ने पूरी कैबिनेट समेत ही इस्तीफा दे डाला और फिर थोड़ी देर बाद नायब सिंह सैनी बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। शाम को नायब सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ 5 अन्य विधायक भी कैबिनेट में शामिल हुए। कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। ये सभी खट्टर के कैबिनेट में भी थे। अब नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से 2019 में लोकसभा सांसद चुने गए थे। और चंडीगढ़ से आकांक्षा सक्सेना ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर। सुप्रभात आकांक्षा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगर हम नंबर्स की बात करें, नंबर्स के गणित की बात करें तो बीजेपी के साथ वो पूरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ निर्दलियों को अगर जोड़ दिया जाए तो नंबर के लिहाज से मजबूत हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब पिछली बारी सरकार बनानी थी तो बीजेपी के पास 41 सीटें थी और जेजेपी ने जो है उन्हें सपोर्ट कर दिया था, इसीलिए गठबंधन हुआ था। जेजेपी के पास उस वक्त 10 सीटें थी, तो इस वजह से जो है 51 सीट्स का जो एक इक्वेशन बना था, उससे जेजेपी के गठबंधन के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी, जो कि कुछ 4.5 साल चली है। और कल ये गठबंधन टूट गया है और दोबारा से जो है सरकार बनी है, तो एक फ्लोर टेस्ट होएगा। नायब सिंह सैनी जो नए मुख्यमंत्री हैं, उनको अपना फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने कल शपथ लेने के बाद, अपना कार्यभार संभालने के बाद जो है गवर्नर से कहा था कि मेरे पास कुछ 48 जो है एमएलए का सपोर्ट है और मैं फ्लोर टेस्ट करना चाहता हूं। तो आज विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है 11 बजे, और जहां पर वो अपना ये दावा रखेंगे। जी आकांक्षा, बहुत कम समय में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हरियाणा में देखने को मिला, जहां हमने देखा कि नायब सिंह सैनी की ताजपोशी हुई, अनिल विज की नाराजगी एक वजह बताई गई और वहीं खट्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया। इससे बीजेपी को क्या फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी अगर हम इसके राजनीतिक समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो? कि आंचल, अगर आप देखें तो जेजेपी के साथ जो गठबंधन था, कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं चल रहा था। सरकार नहीं चाहती थी कि जेजेपी के साथ वो आगे चुनाव लड़े। और आपको बताना चाहूंगी कि जेजेपी भी जो लोकसभा के इलेक्शन थे उसमें कुछ सीटों पे टिकट्स मांग रही थी, जिसका आपस में उनका नहीं बैठा तालमेल। इसकी वजह से जो है उन्होंने बीजेपी ने अपना जो है नाता छोड़ा। और मैं इन 4.5 सालों में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि 7 निर्दलीय, 10 जेजेपी के 41 जो है, तो उन निर्दलीय जो एमएलएज हैं और जो बाकी एमएलएज भी हैं, जिस तरीके की कार्य प्रणाली बीजेपी की रही है, उन लोगों को 1 मिनट नहीं लगा इस सोचने के लिए कि हमें अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर देनी चाहिए और सरकार बीजेपी की बन जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक जो विश्वास था, एक तो विश्वास था, और इस विश्वास को देखते हुए और जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई कल, जो कि काफी देर तक चली, उसमें ये डिसाइड किया गया सहमति से कि नायब सिंह सैनी को ही, जो बीजेपी के अध्यक्ष 1 साल पहले ही चुने गए हैं, वो बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं, वो एमपी भी हैं कुरुक्षेत्र से, पर उसके बावजूद उनको जो है एक मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व सीएम है, उन्होंने ही उनका नाम जो है लिया, और उनका नाम लेते हुए पूरा जो सदस्य दल था, उन्होंने जो है उसको सपोर्ट करा। तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है कोई भी नया नाम आ सकता है, कोई भी नया आदमी, किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। आकांक्षा जी, ये हमने कई जगह देखा है कि जो काम करते हैं जमीनी स्तर पर, उनको बीजेपी में बड़ा स्थान मिल जाता है और देखते देखते वो बड़ा चेहरा बन जाते हैं, अच्छा करके भी दिखाते हैं। अगर हम इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखें तो नायब सिंह सैनी किस तरह से मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं? जी, अभी 6 महीने में तो 6 महीने में ही जो है 6 महीने की सरकार जो है हरियाणा की भी रह गई है, और लोकसभा इलेक्शंस तो बस अब बिल्कुल आ ही गए हैं। कहीं ना कहीं जो प्रभारी हैं हरियाणा के विप्लव देव, उन्होंने भी ये कहा था कि ये बहुत जरूरी था कि हम 10 सीटें पे अकेले लड़े, और 10 सीटों पे लड़ने के लिए हमें जेजेपी का गठबंधन जो है वो छोड़ना पड़ेगा। उसके बहुत सारे कारण भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ एक आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर, वो जेजेपी के गठबंधन की वजह से भी लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक किनारा करना और एक अलग से पार्टी आना बहुत जरूरी था।
तो आगे की जो ये फेरबदल हुई है लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले, और मैं आपको बताना चाहूंगी 6 महीने बाद ही हरियाणा के चुनाव भी हैं, तो इसलिए ये जो बदलाव है ये बहुत मेरे ख्याल से अहम होंगे। और ये गठबंधन जो था इसको तोड़ना बहुत जरूरी था। गठबंधन तोड़ने के बाद दोबारा से सरकार को अपना दावा पेश करने के लिए जो ये सारी की सारी जो गतिविधियां हुई है ये सब इसके चलते हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है डीडी न्यूज पर, लेकिन खबरों का जो सिलसिला है वो नया सवेरा में रहेगा जारी। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहाँ मैं वहाँ मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों से जुड़ी हुई। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं सीधे हमारे न्यूज रूम, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, क्या कुछ हैं आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियां? जी शैला, अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो आज के सभी अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का गुजरात अहमदाबाद का दौरा, और इस दौरान उन्होंने जो बात कही कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए विकास कार्य कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इसी बात को कोट करते हुए आज अखबार ने हेडलाइन बनाई है। और इसके अलावा कल प्रधानमंत्री पोखरण में भी थे, जहाँ दुनिया में सुनाई दी भारत शक्ति की गूंज, और प्रधानमंत्री ने भी इस तीनों सेनाओं की शक्ति को जो देखा उसको आज सभी अखबारों ने लिया है। इसके अलावा CAA लागू होने के बाद से अब इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जनसत्ता अखबार ने अपने पहले पेज पर इसे बताया है कि 9 में से एक दस्तावेज मूल देश का देना होगा, और इसके साथ ही भारत में प्रवेश की प्रामाणिकता बतानी होगी, और इसके साथ ही 20 दस्तावेज जो चिन्हित किए गए हैं, अगर आप 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने की प्रामाणिकता के लिए जो ये 20 दस्तावेज हैं, इसमें से कोई भी एक दस्तावेज देते हैं तो इसे आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो इस खबर को आज बताया गया है। इसके अलावा देश दुनिया पेज पर हिंदुस्तान अखबार ने आज 2 खबरें ली हैं और बताया है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग, जी हां, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये 2 टुक कहा गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा कि बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश गए थे और उन्होंने सेला सुरंग का उद्घाटन किया था, और इसके बाद चीन ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसको लेकर के भारत ने 2 टुक कहा है कि अरुणाचल तो भारत का अभिन्न अंग है, और उनके इस बात को, चीन की बात को सिरे से खारिज कर दिया। इसके अलावा विदेश
मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि 4 साल के तनाव से कुछ नहीं मिला। उन्होंने तनाव को लेकर के बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाक से बातचीत तब जब मुद्दा आतंकवाद हो, यानी कि जहां गढ़ ही आतंकवाद का हो तो हम इसी विषय पर बात करने के लिए केंद्रित हैं, यानी कि आतंकवाद के मुद्दे पर। नवभारत टाइम्स ने अपने पहले पेज पर जेजेपी से अचानक अलग बीजेपी, नायब हरियाणा के नए सीएम, इस खबर को लिया। बाकी अन्य अखबारों ने भी प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि लगभग 56 साल बाद कोई ओबीसी चेहरा हरियाणा को मिला है, तो इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। और चलते चलते एक और बड़ी कार्रवाई की बात कर लेते हैं जिसे आज सभी अखबारों ने लिया है। दरअसल संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात के पोरबंदर से 450 करोड़ की ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये भी एक बड़ी और अहम खबर। इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई खबरें हैं वो आज सभी अखबारों में हमें देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इन तमाम खबरों को हम तक समेट कर लाने के लिए और साझा करने के लिए। और इस सेगमेंट के बाद आइए फिर से खबरों के कारवां को बढ़ाते आगे और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित जिस भोजशाला के एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वे करवाने का फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दिया है, उसका विवाद बहुत पुराना है। हालांकि ये भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इसे लेकर सर्वे जरूर होना चाहिए, लेकिन डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने इस भोजशाला का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि हिंदू पक्ष अपने दावे को इतना मजबूत क्यों मान रहा है। 1000 से 1055 ईस्वी में राजा भोज परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे, जिनको शिक्षा और साहित्य का अनन्य उपासक कहा जाता था। उन्होंने धार में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। उस दौर में इस भोजशाला में अनेक छात्र अपनी बौद्धिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इतिहासकार ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट भी इस भोजशाला का इतिहास बताते हुए यही कहती है कि यह मूल रूप से सरस्वती का मंदिर था, जिसे बाद में यहाँ के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। धार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस मंदिर में जो देवी सरस्वती की प्रतिमा मौजूद थी, वर्तमान में वो लंदन के संग्रहालय में है। धार के कलाकारों द्वारा मूल प्रतिमा की तरह दिखने वाला चित्र उकेरा गया है, जिसकी पूजा मंगलवार को इस भोजशाला में की जाती है। न्यायालय के आदेश से इसकी सर्वे की बात आई है। साक्ष्य भी बोलते हैं, जो साक्ष्य सर्वे से और उभर कर सामने आएंगे। ये विवाद का विषय नहीं है। इस भोजशाला का जब हमने दौरा किया तो पाया कि मस्जिद में एक बड़ा खुला प्रांगण है, जिसके चारों ओर स्तंभों से सज्जित एक बरामदा एवं पीछे पश्चिम में एक प्रार्थना गृह स्थित है। यहाँ प्रयुक्त नक्काशीदार स्तंभ और प्रार्थना कक्ष की उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार छत है। यहाँ की दीवारों में लगी शिलाओं पर उत्कीर्ण मूल्यवान रचनाएं हैं। इन शिलाओं में कर्मावतार या विष्णु के मगरमच्छ अवतार के प्राकृत भाषा में लिखित 2 स्तोत्र उत्कीर्ण हैं। 2 सर्पबंद स्तंभ शिलालेख, जिसमें एक पर संस्कृत वर्णमाला और संज्ञाओं और क्रियाओं के मुख्य अंत्यकरणों को समाहित किया गया है, और दूसरे शिलालेख पर संस्कृत व्याकरण के 10 काल और मनोदशाओं के व्यक्तिगत अवसान शामिल हैं। ये शिलालेख 11वीं-12वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। यहाँ के मेहराब की परतों पर निर्माण करने वाले 2 बड़े काले पत्थरों के पीछे की तरफ के भाग पर लेख उत्कीर्ण हैं। ये शिलालेख शास्त्रीय संस्कृत में नाटकीय रचना है। हिंदू पक्ष के मुताबिक धार की इस भोजशाला में स्थित प्रमाण उनके दावे को मजबूत बनाते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से कई बार याचिकाएं कोर्ट में लगाई गईं, लेकिन अब जाकर कोर्ट ने सर्वे की बात कही है, जो स्वागत योग्य है। बसंत पंचमी आती है हिंदू समाज के लिए, और कई तरह के शासकीय पूर्व सरकारों द्वारा हिंदू समाज को दबाया जाता था, क्योंकि जब भी बसंत पंचमी शुक्रवार आती है तो हिंदू समाज को बहुत तकलीफ होती है, हिंदू समाज को प्रताड़ना झेलना पड़ती थी। इसको लेकर हमने याचिका लगाई। ये कोर्ट का निर्णय ये है कि अब हर चीज का समय आता है, जब पाप का घड़ा बढ़ता है तो फूट जाता है और सत्य की जीत होगी। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष इस स्थान को मस्जिद मानता है। भोजशाला से ही लगा हुआ कमाल मौलाना का मकबरा है, जिसके सर्वे की मांग हिंदू पक्ष ने की है। पूजा और नमाज को लेकर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति न बने, इसको लेकर प्रशासन ने व्यवस्था भी बनाई है। इस भोजशाला में प्रत्येक मंगलवार हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति रहती है, तो शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज मुस्लिम पक्ष पढ़ता है। डीडी न्यूज के लिए धार की भोजशाला से गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
और आदित्य श्रीवास्तव हमारे सहयोगी संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात आदित्य, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे कि भोजशाला का जो विवाद है वो नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन सवाल एक ये भी है कि इतने समय में अभी तक ASI सर्वे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रतीक हैं जो कि वहां पर ये बताते हैं कि ये सरस्वती मंदिर है, तो इतना समय क्यों लगा? और दूसरा एक ये भी जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक सर्वे किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से सत्यता की जांच होती है? बिल्कुल शैला, क्योंकि हम वहाँ मौजूद हैं और उसके बाद जब हमने देखा, वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की जो संघर्ष को लेकर लंबे समय से कर रहे हैं, इसका संघर्ष, भोजशाला का संघर्ष, वो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति भी थी कि बहुत संघर्ष हमें करना पड़ा, लेकिन उसके बाद आखिरकार कोर्ट ने इस बात को माना कि हाँ, इसका ASI सर्वे होना चाहिए और अब होगा। उसको लेकर जरूर एक बड़ी राहत उनको मिली है। लेकिन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बहुत पुराना विवाद है और इस पूरे पुराने विवाद को लेकर दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और जो सबूत वहां पर दिखाई दे रहे हैं या जो चीजें वहां पर हिंदू पक्ष का दावा है वो इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि जब ASI सर्वे होगा, वो जानते हैं कि ASI सर्वे GPS GPR तकनीक से होगा, पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी, निष्पक्षता से ये पूरा सर्वे होता है। 5 सदस्य होंगे जो ASI के जो विशेषज्ञ होंगे वो वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी उसमें से हो सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका अनुभव बड़ा विराट होता है। उसके अलावा उस पूरी टीम में कई और स्थानीय लोग भी होंगे जो हिंदू पक्ष की तरफ से अगर बात की जाए तो संघर्ष समिति के लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी संभवतः हो सकता है कि कोई ना कोई उसमें शामिल होगा ही होगा जी, स्थानीय प्रशासन भी होगा। और पूरे मामले को अगर देखें तो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पूरा सर्वे होगा और जब हमारे कैमरे में कई चीजें दिखाई दे रही हैं तो जब सोचिए ASI की टीम वहां पहुंचेगी और पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ जब ये सर्वे करेगी तो हिंदू पक्ष को ये लगता है कि ये जो पूरा विवाद है कहीं ना कहीं खत्म होगा और हिंदू पक्ष का जो दावा है वो कहीं ना कहीं सही भी साबित होगा। तो बहुत अहम रहेगा जब भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे होगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वैज्ञानिक सर्वे से साफ तौर पर चिन्हित और निकलकर सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं केंद्र सरकार की, जिसने घोषणा की है कि हर वर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के 13 महीनों बाद हैदराबाद को स्वतंत्रता मिली थी और तब तक ये निजाम के शासन में था। हम दिखा रहे हैं आपको राष्ट्रीय खबरें फटाफट अंदाज में। गुजरात की समुद्र सीमा पर पोरबंदर के पास 450 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। नाव को चालक दल सहित आगे की जांच के लिए पोरबंदर लाया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में ATS गुजरात और NCB के साथ संयुक्त रूप से ICG द्वारा की गई ये 10वीं कार्रवाई है, जिसमें अब तक 3135 करोड़ रुपए मूल्य का 517 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया। UAPA के तहत 5 साल के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया। भारत दौरे पर आए न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विंस्टन पीटर्स की मुलाकात में राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक, सुरक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंध बढ़ाने पर सहमति बनी। दिल्ली में स्पेशल स्टाफ ने वीजा घोटाले में शामिल एक गिरोह में शामिल 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह लोगों को वीजा दिलाने का वायदा कर उन्हें निशाना बनाता था, फिर उनसे धोखाधड़ी करता था और पुलिस ने उनके मोबाइल फोन और बैंक खाते की डिटेल्स अब खंगाल रही है ताकि कई राज उससे पर्दा उठ पाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देती,
मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 15 माह में तीसरी बार आज विश्वास मत हासिल करेंगे। दिसंबर 2022 में पद संभालने के बाद से पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार विश्वास मत हासिल करेंगे। अभी हाल ही में प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से नाता तोड़कर पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की अगुवाई वाली CPN-UML के साथ गठबंधन किया था। नेपाल के संवैधानिक प्रावधानों के तहत पुराने सहयोगी के समर्थन वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री को विश्वास मत हासिल करना होता है। विश्वास मत हासिल करने के लिए नई सरकार को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में कम से कम 138 मतों की जरूरत है। और काठमांडू से ही जुड़ रही है हमारी संवाददाता श्वेता सिंह। श्वेता, अगर हम माने तो आज का जो दिन है वो नेपाल के लिए राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि तीसरी बार अपना बहुमत साबित करने के लिए प्रचंड सरकार को काफी कोशिश करनी होगी। जी आंचल, देखिए पहले नेपाली कांग्रेस के साथ प्रधानमंत्री प्रचंडा थे, क्योंकि नेपाली कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थी नेपाल में। 89 सीट्स उनके पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है। तो उस हिसाब से नेपाली कांग्रेस फोर्स इट्स डिमांड, अपने पसंद के मंत्रालय उनको चाहिए थे, उनको अपने एजेंडास को पूरा करना था जो उन्होंने जनता को वादे किए थे, और प्रधानमंत्री प्रचंडा को PM का पद चाहिए था। तो दोनों ने अलायंस बनाया और दोनों टिके, 1 साल लगभग दोनों का अलायंस चला। मगर अब फिर देखिए, जो CPN माओइस्ट है वो क्लेम कर रहे थे कि अदर मिनिस्ट्रीज जो कांग्रेस लीड कर रही थी वो अंडर परफॉर्म कर रही है, और कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ रहे हैं, और वो प्रेशर फील कर रहे थे, फ्री हैंड उनको नहीं मिल रहा था काम करने के लिए। तो इन कारणों के कारण उन्होंने 4 मार्च को 16 नई मंत्रियों को अपने कैबिनेट में इंक्लूड किया, KPN शर्मा ओली के साथ अलायंस बनाते हुए, और 4 अन्य पार्टी CPN-UML के साथ उन्होंने 5 दलीय अलायंस क्रिएट किया है। और ये अभी उम्मीद की जा रही है कि अब ये जो नई अलायंस बनी है माओइस्ट के जो उम्मीदों पे खरा उतरते हुए, दे विल बी टेकिंग नेपाल टू ग्रेटर हाइट्स। बिल्कुल श्वेता, की जा रही है। जी श्वेता, ये भी जानना चाहेंगे कि अब उनके ऊपर और क्या जिम्मेदारियां हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि अब जब तीसरी बार वो विश्वास मत हासिल करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता की तमाम वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। अशाला, देखिए ये जो अलायंस नेपाल में आप देख रहे हैं, दिस इज मोर लाइक पावर शेयरिंग थिंग। आप एक डेफिनेटली जनता के सामने हम कहते हैं कि हम जनता के लिए कर रहे हैं, बट आप अगर ये हिसाब किताब का सीटों का बंटवारा जब देखते हैं अलायंस में कि मुझे ये पद चाहिए, ये पद चाहिए, ये पद चाहिए, तो यू हैव टू थिंक अगेन अबाउट the real political intention. Though definitely अब it's political parties, they need to lead the country. उनका सभी पार्टी का अपनी आइडियोलॉजी होती है, सबका अपना एजेंडा होता है। तो अभी भार तो PM प्रचंडा पे बढ़ेगा ही, क्योंकि ये जो नई अलायंस है इनकी भी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। जी, ऐसा नहीं था कि पहले की पार्टी की उम्मीदें कम थी और इनकी उम्मीदें उनसे कम होंगी। एवरी पार्टी हैज देयर ओन एक्सपेक्टेशंस व्हेन दे कम इनटू गवर्नमेंट। तो अब जो नई सरकार बन रही है, ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों CPN माओइस्ट और सोशलिस्ट ग्रुप सबका
विचार एक लगभग मान सकते हैं, तो उस हिसाब से उम्मीद है कि दे विल डू बेटर। बिल्कुल, तो दिस इज एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल, तो आज का दिन नेपाल की सियासत के लिए बहुत बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए सीधे नेपाल से। और अब बात करेंगे कारोबार की फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने बंद पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखते हुए इसके स्वामित्व को जालान कॉलरॉक समूह को हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी दी है। जनवरी 2024 के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में 3.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने फरवरी महीने के लिए ऑटोमोबाइल सेल्स का डाटा किया जारी। संस्था के अनुसार टू व्हीलर सेल्स में सालाना आधार पर 34.62% का जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन 2022-23 के तहत उत्कृष्ट रेटिंग हासिल की। खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत के लक्ष्य सेन पुरुष एकल में डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेंगे। पुरुष युगल वर्ग में फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाली चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी आज पहले दौर के मुकाबले में इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंड्रा सेतयावान की जोड़ी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंची। पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत को मिली हार। पहले दौर के मैच में विक्टर ने 21-9 से शिकस्त दी। रणजी फाइनल में मुंबई ने विदर्भ के सामने 538 रन का लक्ष्य रखा है। दिन का खेल खत्म होने तक विदर्भ ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 10 रन बना लिए हैं। महिला प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में पहुंची आरसीबी मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। सीजन में दर्ज की चौथी जीत। आर्सेनल की टीम साल 2010 के बाद पहली बार यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने ये कामयाबी पोर्टो को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर हासिल की। बार्सिलोना चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। टीम ने उपलब्धि अंतिम 16 के दूसरे लेग में नपोली को 3-1 से हराकर हासिल की है। और अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से। अभिनेता आयुष शर्मा स्टारर फिल्म रुस्लान का टीजर जारी हो गया है। एक्शन से भरपूर इस टीजर में आयुष के अलावा जगपति बाबू और जहीर इकबाल भी नजर आ रहे हैं। विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर अभी फिल्म फैमिली स्टार के दूसरे गाने कल्याणी वाचा वाचा का प्रोमो रिलीज। शादी की थीम पर आधारित इस प्रोमो को दर्शकों का खूब मिल रहा है प्यार। फिल्म बस्टर द नक्सल स्टोरी के गाने वंदे वीरम को यूट्यूब ने हटाने का नोटिस दिया है। यूट्यूब के इस फैसले पर फिल्म निर्माताओं ने नाराजगी जाहिर की। मां और बेटे के मार्मिक रिश्ते पर आधारित इस गाने के बोल को गीतकार अमरनाथ झा ने लिखा है। हॉरर फिल्म द फर्स्ट ओमन का फाइनल ट्रेलर हुआ रिलीज। हॉरर और मिस्ट्री से भरपूर यह फिल्म 1976 में आई द ओमन की प्रीक्वल है। अभिनेता सलमान खान साजिद नाडियाडवाला की आगामी मेगा बजट एक्शन फिल्म में नजर आएंगे। AR मुरुगदास के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म साल 2025 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। तमिल और तेलुगु फिल्मों के बाद अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी अब मलयाली फिल्मों में डेब्यू करने जा रही हैं। अनुष्का हॉरर फिल्म कतना द वाइल्ड सॉर्सेसर के साथ मलयाली सिनेमा में धूम मचाती आएंगी नजर।
और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां 5 मार्च को पश्चिम कोलकाता के बेहाला में एक पार्टी में कॉलेज छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस मामले में एक नाबालिग समेत 5 को आरोपी बनाया गया। मुख्य आरोपी कोलकाता निगम के वार्ड 130 से टीएमसी पार्षद का बेटा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के अगुवाई में भाजपा ने बेहाला में बलात्कार के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर आरोपी टीएमसी नेता के बेटे पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और अब बात आपकी सेहत की। तो बेहतर जीवन जीने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का विशेष महत्व होता है। मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव व्यक्ति की उत्पादकता और व्यक्तित्व दोनों पर पड़ता है। आइए समझते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्ति की दिनचर्या पर काफी प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो उसकी उत्पादकता बढ़ती है और सभी कार्य बेहतर तरीके से हो पाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पता चलता है, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में तनाव का सामना करने के लिए वो बेहतर रूप से सक्षम हो पाता है। फीलिंग ऑफ वेलबीइंग और अच्छा होना है वो मानसिक स्वास्थ्य का सबसे पहला उसका कंपोनेंट है। उसके बाद है कि आपको कोई भी माइनर स्ट्रेस हो रही है, आप सुबह तैयार हुए, आपकी जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी स्टार्ट होने में 2 मिनट 3 मिनट लगे, तो ये जो छोटी छोटी जो माइनर स्ट्रेसेस हैं उससे कैसे आप उससे एडजस्ट होते हैं, उससे कैसे आप कंस्ट्रक्टिव वे में एडजस्ट हो सकते हैं, ये भी मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। आपकी अपनी एबिलिटीज़ जो हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, उसको किस तरह से आप सोसाइटी में यूज़ करते हैं, कैसे उसको आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं और लोगों को मदद कर सकते हैं, ये भी मानसिक स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आप को मानसिक बीमारी नहीं है, ये है कि एक वेलबीइंग का अनुभव होना। कई कारक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य या कोई रोग होना, मनोवैज्ञानिक कारण, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, आहार, नींद, मादक पदार्थों का सेवन, पारिवारिक विवाद, आनुवंशिक कारक, मानसिक आघात और सामाजिक कारण, इन सब से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। भावनाओं का प्रबंधन और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण कौशल है। आपका जो डेली रूटीन है, जैसे 8 घंटे की नींद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप समय पे सोएं, समय पर जागें, एक हेल्दी डाइट जो है, न्यूट्रिशियस डाइट लें जिसमें कि फ्राइड आइटम्स का जो है कंपोनेंट्स कम हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां हैं, दूध है जो है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो ये इनका एक बैलेंस डाइट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम आप 40 से 45 मिनट का एक रूटीन रखें जिसमें आप रेगुलर वो एक सैर हो सकती है, मॉर्निंग वॉक हो सकती है, इवनिंग वॉक हो सकती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। नशे की चीज़ों से जैसे तंबाकू है, सिगरेट्स हैं, शराब है, इन सब से दूर रहें। कुछ समय आपका परिवार के साथ बिताना, एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना, कम्युनिकेशन परिवार के साथ या अपने मित्रगण के साथ या सोसाइटी में जो एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई समस्या होने पर उसके विषय में बात करें और आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ से परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर होना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर व्यक्ति में चिड़चिड़ापन और उत्पादकता पर भी प्रभाव हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आवश्यक है सही देखभाल। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय करें। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई। देखते हैं कि आपके राज्य में तापमान किस तरह से है।
तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको छोड़ चलते हैं मैक्सिको के विशाल पॉपोकैल्सिपल ज्वालामुखी की कुछ खास झलकियों के साथ। बिल्कुल, यहाँ के लोगों ने गीत, संगीत, प्रार्थना और प्रसाद के साथ इस ज्वालामुखी को सम्मानित किया। देखिए इन खास दृश्यों को। हमें पीछे इजाजत। नमस्कार। Glaso kamati guermia, glaso kamati tiotiawi, glaso kamati tiotiawi, glaso kamati. Amaneció y a los pajarillos cantan. Amaneciendo ya la luz de emoción. ¡Alabío! Alabamos, alabim bomba, don Goyo, don Goyo. नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए।